नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका में 11 अक्टूबर को हुई इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बैठक के बारे में। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और भारत इसमें उपलब्ध चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकता है या भारत को क्या करना चाहिए। तो क्लास को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी सूचना। हमारे यहाँ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके प्रीलिम्स जैसे माहौल में टेस्ट सीरीज आयोजित किया जा रहा है। ये टेस्ट सीरीज 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसमें कुल 34 टेस्ट हैं। 26 जो टेस्ट होंगे ये सामान्य अध्ययन के होंगे। 8 टेस्ट जो होंगे ये सीसेट के होंगे। फीस की बात करें तो 15,000 रुपये इसकी फ़ी रखी गई है। जो 200 अर्थात पहले जो 200 बच्चे हैं जो एडमिशन लेंगे उनके लिए 7,000 फ़ी रखी गई है। इसके अलावा यूपी पीसीएस के लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। ये टेस्ट सीरीज 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसमें टोटल 20 टेस्ट हैं। जो 15 हैं वो सामान्य अध्ययन के, 5 हैं वो सीसेट के हैं। यहाँ पर आप बात करेंगे कि शुल्क इसका कितना है या फी कितनी है, तो 10,000 फ़ी रखी गई है। प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए महज 5,000 फीस रखी गई है। आपका सवाल ये हो सकता है, क्या ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा? बिल्कुल, ये बाइलिंगुअल होगा। साथ ही साथ ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। आप कहीं से भी बैठ करके अपने मोबाइल या लैपटॉप से ये टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही प्रत्येक टेस्ट की विस्तृत व्याख्या, प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या दी जाएगी ताकि अगर कोई ऑप्शन सही है या गलत है तो आप समझ पाएँ कि अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। इसके लिए अगर आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, sanskritIAS.com पर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आज का सेशन है इसमें हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में। इसकी जो बैठक हुई है ये एक्सप्लेन में अर्थात द हिंदू में प्रकाशित हुआ है। तो हाउ इज द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन अ की ब्लॉक फॉर इंडिया एक्सप्लेंड में ये बातें कही गई हैं। अब एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। हुआ क्या है, कोलंबो में बैठक हुई है, मिनिस्टर्स की बैठक हुई है। बैठक संपन्न हो चुकी है। 11 अक्टूबर को बैठक हुई है। कोलंबो आपको पता है, कोलंबो अर्थात हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। इसकी जो थीम रखी गई है, हिंद महासागर की पहचान को फिर से मजबूत करना, रीफोकसिंग इंडियन ओशन आइडेंटिटी, अर्थात उसकी पहचान को दोबारा से और मजबूत करना है। ये बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। विशेष बात यह है कि इस बैठक में जो देश इसके सदस्य हैं वो तो हैं ही, उनका फोकस तो था ही। इसके अलावा अन्य देश इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अर्थात जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन में अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि वो भी इससे जुड़ना चाहते हैं। किस रूप में? संवाद भागीदार बनना चाहते हैं और संवाद भागीदार बनने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये बात आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। बात ये हुई कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर इसमें पार्टिसिपेट किए और उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्र, खुला और समावेशी स्थान बनाए रखने के लिए महत्व पर उन्होंने जोर दिया। दूसरे शब्दों में कहूँ तो उन्होंने हिंद महासागर के लिए कहा कि यह स्वतंत्र होना चाहिए, खुला होना चाहिए और समावेशी होना चाहिए। इसलिए इसका महत्व है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो इंडियन ओशन के पेरिफेरी में चारों तरफ देश हैं, उन देशों की जो ज़रूरतें हैं वो प्रभावित होंगी। अगर मैं ऐसे कहूँ कि उनके हित प्रभावित होंगे तो ये गलत नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर कुछ और बातों को देखें। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बात करें तो 1995 में दक्षिण अफ्रीका के एक नेता थे, अफ्रीका के नेता आप कह सकते हैं, वहाँ के नेता ने इसको लेकर के पहल की, लेकिन ये बात बनते बनते थोड़ा समय लग गया। अंततः 1997 में इसकी स्थापना हुई। अब आप बात करेंगे कि ये संगठन कैसा है, तो यह अंतर सरकारी संगठन है। इसमें इसके कई सारे डायमेंशन हैं। डायमेंशन कौन कौन से हैं अभी देखेंगे। सदस्यों की बात करें तो 23 इसमें सदस्य हैं, संवाद भागीदार इसमें 11 हैं। ठीक है। पूर्व नाम इसका क्या था, अर्थात इससे पहले इसका नाम क्या था, तो हिंद महासागर रिम पहल के नाम से इसे जाना जा रहा था। इसके साथ साथ यहाँ पर बात करें तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो इसे कुछ भागों में बांट करके देखा जा रहा है। अर्थात
एशिया से कौन कौन से देश हैं? जब आप देखेंगे तो हिंद महासागर को अगर मैं ऐसे मान लूं तो इसके पेरिफेरी में जितने देश हैं उन देशों के बारे में आपको पता चलेगा, और इसीलिए इसको कहा जा रहा है, लगभग ये जो सर्कल बन रहा है इसी को कहा जा रहा है कि यह रिम एसोसिएशन है। अब यहाँ पर देखिए एशिया से कौन कौन से देश हैं जो इसके सदस्य हैं, तो ये भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, मालदीव, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन, ये सभी देश हैं, एशिया के देश हैं। अफ्रीका के बारे में बात करूं तो केन्या है, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, कोमोरोस, मॉरिशस और सेशेल्स इसके सदस्य देश हैं। इसके अलावा ओशिनिया की बात करें तो जब ओशिनिया की बात की जाती है तो हिंद महासागर के साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को भी हम शामिल कर लेते हैं, तो इसको मिलाकर के ओशनिया कहा जाता है। ओशनिया में आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, तो ओशनिया से ऑस्ट्रेलिया है। साथ ही साथ यूरोप की बात करें, फ्रांस है। संवाद भागीदार में महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन जो है वो संवाद भागीदार के रूप में इसमें शामिल होता है। मिस्र, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका भी संवाद भागीदार के रूप में इसमें शामिल होते हैं। तो अगर हम देखें तो 11 देश संवाद भागीदार के रूप में शामिल हुए और इसके संवाद भागीदार हैं। अन्य देशों की रुचि लगातार इसमें बढ़ती जा रही है, जो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के इम्पोर्टेंस को दर्शा रहा है। इन बातों को समझने के साथ साथ अब बात कर लेते हैं इसका सचिवालय कहाँ पे है। तो एबेन, मॉरिशस में इसका सचिवालय है। लेकिन सर्वोच्च इसका निकाय कौन सा है जिसकी बैठक अभी हुई है कोलंबो में? दरअसल विदेश मंत्रियों की परिषद, इसे ही इसके सर्वोच्च निकाय के रूप में जाना जाता है। इसी की बैठक यहाँ पर हुई है। वार्षिक बैठक होती है, अर्थात प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है। अध्यक्षता किसने किसने किया और कब कब किया? तो यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें तो नवंबर 2019 से लेकर के 21 तक ये अध्यक्षता किया। बांग्लादेश की बात करें तो 2021 से लेकर के 23 तक रहा। श्रीलंका 2023 से 25 तक के लिए अभी अध्यक्ष चुना गया है, यहीं पर बैठक हुई है। इन बातों को समझने के साथ साथ अब ये बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले क्षेत्र और सदस्य, अर्थात यहाँ पर बात हो रही है इंडियन ओशन, और जो इसके सदस्य हैं उन सदस्यों की बात की जा रही है। इन सदस्य देशों के साथ साथ इस क्षेत्र में सतत विकास और संतुलित विकास को बढ़ावा देना, साथ ही साथ आर्थिक सहयोग के उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना जिन क्षेत्रों में हम सहयोग कर सकते हैं या ये संगठन इन देशों के साथ सहयोग कर सकता है, जैसे वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी के बेहतर प्रवाह को और प्राप्त करने की बात। इसके अलावा जो कहा गया है कि इसके कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं, जैसे उदारीकरण को और हमें बढ़ाना है, और जो इससे संबंधित आर्थिक व्यापार और जो संबंधों को मजबूत कर सकते हैं उनमें जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को हमें दूर करना, बाधाओं को और ज़्यादा हमें कम करना। एक तो दूर करना और कम करना, दोनों बातें यहाँ पर कही गई है। अब बात ये होती है सहयोगात्मक कार्यवाही के लिए कौन कौन से एजेंडे निर्धारित किए गए हैं। तो पहले इसके टोटल जो एजेंडे थे वो केवल 6 थे, इसमें बढ़कर के 7 हो गए हैं। यहाँ पर देखें कौन कौन से एजेंडे हैं। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन प्रबंधन करना, आपदा जोखिम का प्रबंधन करना इस क्षेत्र विशेष में, शैक्षणिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को और ज़्यादा बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में सहयोग करना, पर्यटन संवर्धन एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान को और ज़्यादा मजबूत करना, और इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की भी बात यहाँ पर कहा गया है। तो कुल अभी जो इसके एजेंडे हैं वो बढ़कर के 7 हो गए हैं। अब इन बातों को समझने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, ये उसकी वेबसाइट में है। ये उसकी वेबसाइट पर इसी तरह का कुछ आपको पेज दिखेगा। अगर आप अपने गूगल में टाइप करेंगे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन तो ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। मैरीटाइम सेफ्टी की बात करें, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो यहाँ पर 6 एजेंडे 2 उप एजेंडे के रूप में यहाँ देखा जाता है। तो जो बातें हम लोगों ने ऊपर की वही बातें यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है। हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर क्षेत्र का महत्व क्या है। जब हम इसके महत्व को समझेंगे तो ये जो रिम एसोसिएशन है इसके महत्व को भी समझ पाएंगे, और जब हम इसके महत्व को समझ लेंगे और इस संगठन के महत्व को समझ लेंगे तो भारत के लिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो भी समझ जाएंगे। देखिए, जो विश्व की आबादी है उसका 1/3 हिस्सा अर्थात 2.6 अरब इसी क्षेत्र में रहती है,
और इन सभी संगठन के जो सदस्य हैं, इन सभी सदस्यों को मिलाकर के बात की जा रही है, इन सबको मिलाकर के और हिंद महासागर क्षेत्र में रहती है। 80% जो तेल का आयात निर्यात होता है विश्व के अन्य देशों के साथ, वो सभी अगर मिला दिया जाए, उन सबको मिलाकर के देखेंगे तो 80% तेल का आयात निर्यात हिंद महासागर क्षेत्र से होता है। अपने आप में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ से 40% आप देखेंगे इस क्षेत्र से होकर के, क्योंकि सऊदी अरबिया विश्व में तेल उत्पादक देशों के अग्रणी देशों में शामिल है, यहाँ से व्यापार हो रहा है। और ये हॉर्मुज जो जल डमरू मध्य है, यहाँ से होकर के व्यापार होता है। ये अरबियन सी है, अरबियन सी के बाद आप देखेंगे इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन पूरा आप उसी में देखेंगे भारत की उपस्थिति। तो ये बात आपने समझ लिया। इसके अलावा जब मलक्का जल डमरू मध्य की बात करते हैं तो यहाँ से होकर के 35% व्यापार होता है। मलक्का जल डमरू मध्य आप ये देख रहे हैं, ये इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, ये आप देख रहे हैं अरब सी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और आगे ऊपर जाने के बाद ये जो देख रहे हैं यहाँ साउथ चाइना सी है, और इसको जोड़ते हुए इंडोनेशिया, इन सभी देशों का व्यापार यहाँ से होता है। मलेशिया अपने आप में आप यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण उपस्थिति इसकी है। और ये जो क्षेत्र है ये इन देशों को अर्थात इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, तो अपने आप में ये भी महत्वपूर्ण है। मलक्का जल डमरू मध्य, यहाँ से 35% व्यापार होता है। इसके अलावा बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य है, आप इसको कह रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो हिस्सा है, इसको कह रहे हैं कि यह बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य है। यहाँ से जो व्यापार हो रहा है कुल व्यापार का 8% हो रहा है। तो अलग अलग हम लोगों ने देख लिया क्षेत्रों के हिसाब से कि कहाँ से कितना बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा है। यहाँ पर इंट्रा जब हम इसकी बात कर रहे हैं एसोसिएशन की, तो इसका व्यापार जो होता है लगभग बताया गया है कि $800 बिलियन के करीब होता है। उत्पादन अगर कुल मिलाकर के इसको भी शामिल कर लिया जाए और अन्य उत्पादन को शामिल कर लिया जाए, तो टोटल अर्थात इस संगठन के सदस्य देशों की तो टोटल यहाँ पर $1 ट्रिलियन से अधिक के मूल्य का उत्पादन होता है। साथ ही वैश्विक जो मछली उत्पादन होता है उसका 5वां हिस्सा हिंद महासागर इंडियन ओशन से हम प्राप्त करते हैं, आप इसको देख रहे हैं। सदस्यों की परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में भी ये काम करता है, अर्थात उन सदस्य देशों में परियोजनाओं के विकास के लिए जो ऋण देने की बात होती है या फिर अनुदान की बात किया जाए, तो अनुदान के लिए इतना यहाँ पर कोष है और इसके माध्यम से उन देशों में परियोजनाओं के विकास के लिए फंडिंग की जाती है। जलवायु परिवर्तन पर भी या जलवायु परिवर्तन की दिशा में भी ये संगठन कार्य करता है, ताकि जो देश हैं, जो द्वीपीय देश हैं, उन देशों की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि अगर इस तरह की गतिविधियां बढ़ेंगी, जलवायु परिवर्तन जितना ज़्यादा होगा, इन देशों के अस्तित्व को खतरा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इन बातों को समझने के साथ साथ अब बात आती है कि ये जो संगठन है, इस संगठन की बैठक जो श्रीलंका में हुई है, दरअसल श्रीलंका के लिए इस संगठन का क्या महत्व है, इस बैठक का क्या महत्व है। यहाँ पर श्रीलंका की बात करें तो यह भू राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आप दो शक्तियों की बात कर रहे हैं। अगर आप इसे हिंद महासागर कह रहे हैं तो हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति है, और इधर की तरफ आप देखेंगे साउथ चाइना सी में यहाँ चीन की उपस्थिति है। और यहाँ से हम लोगों ने बात किया था कि मलक्का जल संधि जो है इसके माध्यम से ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, अर्थात चीन यहाँ इंडियन ओशन में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। न केवल अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है, यहाँ पर श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्ष के लिए लीज पर ले लिया है। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ उसकी उपस्थिति, इसके माध्यम से चीन की उपस्थिति हो रही है। भारत ये चाहता है कि उसके हित यहाँ से प्रभावित होंगे, और ऐसी स्थिति में चीन का जो यहाँ प्रभाव है उस प्रभाव को कम किया जाए, उसकी गतिविधि को कम किया जाए, क्योंकि वो भारत की सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में श्रीलंका की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि इसकी भू राजनीतिक उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां तो उत्पन्न करता है। ऐसी स्थिति में हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए और उस उपस्थिति के साथ साथ इस संगठन में उसके इम्पोर्टेंस को भी और ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि संतुलन स्थापित करना, इन दोनों में संतुलन स्थापित करना, अर्थात भारत और चीन के मध्य संतुलन स्थापित करना
श्रीलंका का ही काम है और वही करेगा। भारत अपनी आपत्तियां दर्ज कराता रहा है, लेकिन श्रीलंका उसको लेकर के इनकार करता रहा है। बहरहाल यहाँ पर क्षेत्रीय समावेशन की बात करें तो जो ये फोरम है, फोरम में श्रीलंका की सक्रिय भागीदारी है। भागीदारी के साथ साथ जितनी इसकी भागीदारी बढ़ेगी पड़ोसी देशों के साथ, अर्थात जो इसके सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों के साथ इसका जुड़ाव मजबूत होगा। जुड़ाव मजबूत होने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि क्षेत्रीय जो समावेशिता है वो बढ़ेगा और सहयोग बढ़ेगा। सहयोग बढ़ने से श्रीलंका की आर्थिक स्थिति और जो सामरिक स्थिति है वो और ज़्यादा मजबूत होगी, और जितना ज़्यादा श्रीलंका मजबूत होगा, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था और खास करके उसकी संप्रभुता के लिए वो ठीक रहेगा। यहाँ पर जुड़ाव की बात करें, किन देशों से जुड़ाव हो सकता है, तो पाकिस्तान से, म्यांमार से, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान से और ज़्यादा जुड़ाव मजबूत हो सकता है। साथ ही साथ भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो भारत के हितों को ये आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। साथ ही रणनीतिक और आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक हित भी भारत के पूरे हो रहे हैं। भारत की मजबूत स्थिति है और भारत इन सभी संगठनों में उन सभी देशों के हितों को पुरजोर तरीके से उठाता रहा है, उन समस्याओं को उठाता रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो भारत ने जो सागर मिशन शुरू किया था, उसका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, आप लोगों ने फुल फॉर्म पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, तो वो इन पड़ोसी देशों से ही संबंधित है। तो अगर यहाँ पर स्थिति मजबूत हो रही है, श्रीलंका के साथ हमारे संबंध हैं, अन्य देशों के साथ भी हमारे संबंध हैं, तो उन संबंधों को ये और मजबूत करेगा, जिससे भारत की राजनीतिक पहुंच, भारत के जो राजनीतिक हित हैं और ज़्यादा मजबूत होंगे, प्रभावी होंगे। और इसके अलावा भारत के आर्थिक हित भी मजबूत होंगे, भारत की रणनीतिक पहुंच भी मजबूत होगी। तो जितने अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म में भारत की उपस्थिति होगी और भारत की मजबूत स्थिति होगी, भारतीय हितों के लिए ज़रूरी है। इन बातों को समझने के अलावा ये भी समझना जरूरी है कि चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखिए, विविध राज्य और विविध उद्देश्य। यहाँ पर इस संगठन में कई ऐसे देश हैं जो अमीर हैं, कई ऐसे देश ऐसे हैं जो गरीब हैं, और आप ऐसे कह सकते हैं, इकोनॉमी की भाषा में बात करें तो कुछ ऐसे देश हैं जो विकासशील हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो अल्प विकसित हैं। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे भी आप कह सकते हैं जो संवाद भागीदार हैं, वो विकसित देश हैं। तो कुछ देशों के जो हित हैं, अर्थात अमीर और गरीब देशों के जो मध्य हितों का टकराव देखा जाता है और आर्थिक प्रतिस्पर्धा देखी जाती है, इससे कई बार संगठन की जो पकड़ है वो कमज़ोर होती है या संगठन अपना इम्पोर्टेंस खोने लगता है। बहरहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ विविध राज्यों की वजह से हमारे पास न केवल चुनौतियाँ हैं, चुनौतियों के साथ साथ हमारे पास अवसर भी है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, इन सदस्यों के ऊपर निर्भर करता है कि हम उन चुनौतियों को कैसे देखते हैं और उन अवसरों को कैसे भुना पाते हैं। साथ ही भू राजनीतिक विवाद भी देखने को मिलता है। जैसे भारत द्वारा आईओआर की बात करें तो इसकी सदस्यता से पाकिस्तान को जानबूझकर के बाहर निकालने के साथ साथ आप देखेंगे चीन की जो ओबीओआर परियोजना है, वन बेल्ट वन रोड परियोजना, इससे लगभग सभी देशों के साथ उसकी या सभी देशों में उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। तो पकड़ मजबूत होने का मतलब ये है कि इसकी वजह से जो ये है, अर्थात रिम एसोसिएशन, ये भी मजबूत होगा। मजबूत तो होगा, लेकिन भारत की स्थिति यहाँ पर कमज़ोर होगी। तो ये सोचने वाली बात है। अगर रिम एसोसिएशन की बात करें तो चीन की यहाँ पर भूमिका लगातार बढ़ रही है। हालांकि ऑब्जर्वर या संवाद भागीदार के रूप में ये शामिल है, फिर भी यहाँ संवाद भागीदार के प्रति जो भारत के अविश्वास हैं वो बढ़ेंगे। अविश्वास क्यों बढ़ेंगे? भारत एक सदस्य है और जो चीन है एक संवाद भागीदार है। तो अगर संवाद भागीदार या यूं कहें कि चीन की भागीदारी बढ़ेगी तो भारतीय हित प्रभावित होंगे। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय संगठन की बात करें तो इसके अलावा, अर्थात इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अलावा कई अन्य ऐसे संगठन हैं, क्षेत्रीय संगठन हैं, जो अपना इम्पोर्टेंस इस रीजन में बनाए रखे हुए हैं। उन सभी के मध्य जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, उसको अपने आप को बनाए रखना और संचालित करना और उन हितों की पूर्ति करना जो इसमें बताया गया है, उन उद्देश्यों की पूर्ति करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। तो ये बातें हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब बात आती है कि इसके लिए आगे की राह क्या है, अर्थात हम क्या कर सकते हैं।
तो जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इसको अधिक उच्च स्तरीय राजनीतिक समर्थन की ज़रूरत है और राजनीतिक समर्थन देशों से ही मिलेगा। तो जितना देशों के मध्य घनिष्ठ संबंध होंगे, उनके बीच खाई कम होगी, उतना ही ज़्यादा इसमें समर्थन बढ़ेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात, इसके सामने वैश्विक चुनौतियां और जो मुद्दे हैं, उनको लेकर के प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। अर्थात ये जो वैश्विक मुद्दे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक की अवधारणा है, उसको ये मजबूत करे या इसको लेकर के आगे बढ़े, तो इसकी मजबूती और देखने को मिल सकती है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के बारे में मैंने बताया ही, गरीबी और अन्य जो ट्रेड को लेकर के जो बैरियर स्थापित किए जाते हैं, या बैरियर आप ऐसे कह सकते हैं, ट्रेड बैरियर जो बनाए जाते हैं, उनको समाप्त करना इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों में अगर ये आगे बढ़ता है, इन मुद्दों पर काम करता है, तो जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। साथ ही साथ यहाँ कहा जा रहा है कि जन केंद्रित और ठोस विकास परियोजनाओं को और ज़्यादा समर्थन देना होगा, ताकि इन गरीब देशों में या अल्प विकसित या विकासशील देशों की बात करें, वहाँ पर अवसंरचना विकास मजबूत हो, और जितनी ज़्यादा अवसंरचना विकास मजबूत होगी, उससे उन देशों का आर्थिक विकास और ज़्यादा तेज होगा। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आर्थिक भूमिका को और हमें मजबूत करना होगा, तो व्यापार और व्यवसाय सभी सदस्य देशों के मध्य बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए इत्यादि। इन सभी बातों को समझने के बाद अब बात कर लेते हैं, क्या इससे संबंधित कोई प्रश्न भी पूछा गया है। तो प्रारंभिक परीक्षा में देखिए प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 2015 में यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं किनारे हो गया हूँ, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें या इसका जवाब देना चाहें तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो इन बातों को समझने के बाद आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।